तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इसमें जो बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम होता है वो घट जाता है। अब इसका कॉज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि ट्रॉमा हो गया या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। फिर दूसरा कॉज है लॉस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का लॉस अधिकतर केसेस में बर्न्स में देखने को मिलता है। तीसरा कॉज है लॉस ऑफ बॉडी सोडियम एंड वाटर। अगर बॉडी में सोडियम और वाटर का लॉस हो रहा है तो उससे भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। और लॉस ऑफ सोडियम और वाटर वॉमिटिंग और डायरिया में देखा जा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम जो है वो घट जाता है, डिक्रीज़ करता है, जिसके चलते फिर वीनस रिटर्न डिक्रीज़ करता है, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, फिर कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ करता है और एकदम लास्ट में ब्लड प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज़ कर जाता है और इवेंचुअली हाइपोटेंशन होता है। फिर हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग को देखने को मिलेगा कूल एंड क्लैमी स्किन। जो स्किन है वो ठंडा पड़ जाता है। फिर रीनल ब्लड फ्लो वो भी घट जाता है, जिसके चलते फिर हम लोग को ओलिगोयूरिया और एनूरिया देखने को मिल सकता है पेशेंट में। सेरिब्रल ब्लड फ्लो वो भी घट जाता है, इससे ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन होता है पेशेंट को। उसके बाद फिर है टैकिपनिया। टैकिपनिया क्यों होता है? टैकिपनिया होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट करने लगता है। कहाँ पे? टिश्यूज़ पे। टिश्यूज़ में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तब बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जिसके चलते टैकिपनिया होता है। फिफ्थ क्लिनिकल फीचर्स है टैकिकार्डिया। जो पल्स है वो बहुत वीक और थ्रेडी होता है और स्वेटिंग होता है पेशेंट को। ये सारा चीज़ इवेंचुअली हाइपोटेंशन में लीड करता है। उसके बाद फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, सबसे पहले ब्लड लॉस। ब्लड लॉस जो है वो क्लास 1 में 0 to 15% होता है, क्लास 2 में 15 to 30%, क्लास 3 में 30 to 40%, क्लास 4 में मोर देन 40% ब्लड लॉस होता है। फिर सीएनएस मैनिफेस्टेशन देखा जाए तो क्या होता है? क्लास 1 में पेशेंट स्लाइटली एंशियस होता है, क्लास 2 में माइल्डली एंशियस, क्लास 3 में एंशियस होता है और कंफ्यूज भी होता है साथ में, और क्लास 4 में कंफ्यूज तो रहता ही है और लेथार्जिक भी रहता है। फिर अगला पैरामीटर है पल्स। इसको हम लोग देखते हैं बीट्स पर मिनट में। अगर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो वो क्लास 1 में है। क्लास 2 में क्लास 1 में लेस देन 100 बीट्स पर मिनट, क्लास 2 में मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, क्लास 3 में मोर देन 120 बीट्स पर मिनट और क्लास 4 में मोर देन 140 बीट्स पर मिनट। अगला पैरामीटर है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है क्लास 1 में, क्लास 2 में भी नॉर्मल रहता है और क्लास 3 और 4 में घट जाता है, डिक्रीज। पल्स प्रेशर सिर्फ क्लास 1 में नॉर्मल रहता है, बाकी सब में घटा हुआ रहता है। क्लास 2, 3, 4 सब में घटा हुआ रहेगा, बस क्लास 1 में पल्स प्रेशर जो है नॉर्मल रहता है। फिर है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट को हम लोग पर मिनट के हिसाब से देखते हैं। क्लास 1 में 14 to 20 रहता है, क्लास 2 में 20 to 30, क्लास 3 में 30 to 40 और ग्रेटर देन 35 क्लास 4। यूरिन आउटपुट, ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। यूरिन आउटपुट जो है वो
क्लास 1 में ग्रेटर देन 30 ml पर आवर के हिसाब से रहता है, क्लास 2 में 20 to 30 ml पर आवर, क्लास 3 में 5 to 15 ml पर आवर, और क्लास 4 में ना के बराबर नील हो जाता। और यूरिन कैसा दिखेगा अलग अलग क्लासेस में? क्लास 1 में क्रिस्टलॉइड रहता है, क्लास 2 में भी क्रिस्टलॉइड, और क्लास 3 में क्रिस्टलॉइड रहता है और साथ में हल्का हल्का ब्लड आता है, और क्लास 4 में भी क्रिस्टलॉइड रहता है और ब्लड उसमें देखने को मिलेगा। तो ये था हाइपोवॉलेमिक शॉक। थैंक यू।